हमारे बीच आज उपस्थित हैं देश के जाने माने व्यंग्यकार और उपन्यासकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। हम इनसे बात करेंगे साहित्य पर, इनके जीवन पर और स्थितियों पर। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके घर में जो माहौल था शुरुआती, आपके नाना जी कवि थे, मामा जी कवि थे, घर पर साहित्यिक दृष्टि थी और कवि दृष्टि ज़्यादा था। पिताजी इंग्लिश कविता लिखते थे और पिताजी भी तो ये बिगड़ा हुआ घर था। उस समय के माहौल की कौन सी स्मृतियां आज भी ताजा हैं, जिससे लगता है बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। असल में जब तक मैंने ठीक से होश संभाला तो ये सब मैंने स्मृतियों से कहा है, मेरी माँ ने जो बताई है वो। क्योंकि ये सारे लोग, पिताजी तो बाद में रहे, और मेरे नाना जी, मामा जी, ये दोनों जब मैं 4-4.5 साल का था तो दोनों समाप्त हो गए, निकल गए थे। पर उनकी कथाएं लगभग किंवदंतियों की तरह मेरी माँ ने और उस शहर में मऊरानीपुर में बाद में कई सालों बाद तक, जब मैं 11th क्लास तक अभी ननिहाल जाता था, तो साथ वाले बोला करते थे तुम उनके भांजे हो भाई, नरोत्तम के, तुम्हें समझना चाहिए, कोई अच्छा काम कर दो तो कहते थे तो नरोत्तम का लड़का है, नरोत्तम का भांजा है, करेंगे ये तो अच्छा। वो तब भी आपको श्रेय और आपसे एक्सपेक्टेशन दोनों इस बात पर होती थी कि आप नरोत्तम के भांजे हो और आप घनश्याम दास जी के नाती हो, तो तुमको तो करनी है, बहुत बड़ी वो है। उन्होंने ये लिखा, उन्होंने वो किया। वो इतने बड़े कवि थे कि जब मैथिली गुप्त मिलने आते थे घर पे, मेरी माँ बताती थी, तो एक हमारे घर में जैसा बैठक थी लंबी, उसमें जहाँ ऊपर बैठने की एक चबूतरा सा बना था, तो वो आते थे तो मेरे नाना जी ऊपर बैठते थे। वो कहते आपके बगल में नहीं बैठ सकता, तो नीचे जो बिछा हुआ था वो कहते मैं नीचे बैठूंगा, मैं आपके लायक बैठने लायक अभी नहीं हूँ कि मैं आपके बगल में बैठ सकता। बड़े कवि थे, वो अपनी उस जिद में रह गए कि वो खड़ी बोली की कविता को मानते थे, खड़ी बोली में कविता नहीं लिखी जानी चाहिए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के खिलाफ वो थे, और उस महावीर प्रसाद द्विवेदी ही थे जो आपको बनाव बिगाड़ सकते थे। उस समय दो तरह का माहौल था। एक तो मानते थे कि काव्य भाषा अमूमन ब्रज भाषा हो, वही आपके सवैये चौपाई ये सब चीजें होनी चाहिए, और ब्रज की भाषा के बिना ब्रज का सौंदर्य अगर मिठास कविता में नहीं आई तो आप कैसे कविता कर सकते हो? सारी शास्त्रीय संगीत की बंदिशें भी ब्रज भाषा में हुई। तो खड़ी बोली को लेकर उस समय था कि हिंदी में कविता नहीं कविता नहीं की जा सकती। ये कविता में इसे भाषा, खड़ी भाषा, खड़ी बोली को लाना एक तरह का षड्यंत्र मानते थे वो। ये सब गलत वो लोग कर रहे हैं जिन्हें कविता का ज्ञान नहीं है, जिन्हें कविता की प्रतिभा नहीं। तो ये प्रतिभाहीन लोगों की कोशिश है। इसलिए शायद कविता जब खड़ी बोली की शुरुआत हुई तो जानबूझकर संस्कृत मिश्र शब्द कविताओं में डाले गए ताकि वो देशज न लगे, वो ब्रज भाषा से अलग दिखे। लेकिन आपका विकास तो एक मेरा इस तरह हुआ कि उनकी डायरियां वहां रहती थी। अच्छा। तो मैं ननिहाल में जब छुट्टियों में जाता था, मेरे पिताजी डॉक्टर थे, तो छुट्टियां होती थी, जहाँ भी वो रोटेशन में जहाँ वहाँ घूमते थे, ट्रांसफर में जगह जगह जाते थे। मध्य प्रदेश में सरकार में तो नौकरी में थे और लड़ाकू स्वभाव के थे। हर एक साल में ट्रांसफर हो जाता था, नेताओं से भिड़ जाते थे, वहाँ से वहाँ भागो, वहाँ से वहाँ 50 लोग। ये हम 8वीं क्लास तक हम 10 स्कूल देख लिए होंगे, ऐसा है। नए दोस्त बनाओ, नए, ऐसा वाला हमारा माहौल था। तो गर्मियों की छुट्टियों में हम फिर यहाँ आते थे नानी के पास। तो उस समय एक हमारे यहाँ छोटा सा कमरा था, पुस्तकालय बोलते थे, उसमें इनकी हस्तलिखित डायरियाँ होती, जिसमें इनकी कविताएं थी। तो मैं 4वीं-5वीं से पढ़ना शुरू कर दिया और मैं अभिभूत होता था क्या लिखा है। बैठ के दोपहर में इतनी गर्मी होती थी, मुझे याद है, पंखे होते नहीं थे, बिजली होती नहीं थी, उसमें आप बैठ के वो उनकी डायरी निकाल के जमीन बैठ के पढ़ रहे हैं। लू लपट जो आती है उससे ठंडक हो जाती है, क्योंकि आपको पसीना बह रहा है, तो सामने से लू लपट आ रही है, तो आपको एसी वाला माहौल मिल रहा है। तो ऐसे करके तब कविताओं से मेरे पहली बार परिचय हुआ। कविता ये होती। आपने कविता भी लिखी शुरू में? हाँ, मैंने पहले कविता ही।
मेरी 6वीं क्लास में, आज मैं भाषण में बोल ही रहा था कि मैं 6वीं क्लास में मेरी पहली कविता दैनिक जागरण में छपी थी, जो बड़ा अखबार था उसमें। फिर उसमें कई बार मैंने ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी पूरे नाम से 6वीं क्लास से लिखा। फिर मैंने कुछ उपन्यास लिखा, और फिर मैं 11वीं क्लास में 2 जासूसी उपन्यास लिख दिए, कुछ करता रहा। तब से 6वीं क्लास में था, तब से मैं लिखा। तो कविताओं में उस समय व्यंग था कि वो दूसरे व्यंग नहीं था, कविताओं में भी व्यंग नहीं था, जासूसी उपन्यास में तो हुए ही नहीं व्यंग। तो फिर बाद में पढ़ा मैं जी व्यंग की जब मैं मान लीजिए कि मैं 12th क्लास में आया, उस समय बीएससी फर्स्ट ईयर कहलाता था। तब मैंने अखबारों में वहाँ के लोकल एक छतरपुर एक जगह थी, वहाँ पर वो मिले मेरे पढ़ने के, वो अखबार और मैगजीन्स बहुत सारी। मैंने परसाई को पढ़ा, उनके कॉलम्स पढ़े, शरद जोशी को पढ़ा, त्यागी जी को पढ़ा। तो मुझे कहा इस चीज में बहुत आकृष्ट किया। हाँ यार, मुझे ऐसा मैं लिख सकता हूँ शायद। मैंने कुछ लिख के देखा तो मजा भी आया लिख के। लेकिन लिखना क्या होता है, मैं हमेशा मानता हूँ कि जब तक आपको आनंद नहीं आता तब तक आप जबरदस्ती घुसे हो उस विधा में, आप वास्तव उसकी विधा के लिए बने नहीं। आपको मजा आना चाहिए लिखने वाले को। हाँ, मैं थकता नहीं हूँ। अगर मैं 6 घंटे बैठ के लिख रहा हूँ अपना उपन्यास, तो उठता हूँ तो उतना ही तरोताजा उठता हूँ। ये नहीं कह रहे बहुत काम कर दिया यार, ये नहीं, बहुत काम नहीं करते, अतरप्त उठता हूँ कि थोड़ा और बैठ जाता तो और लिख लेता। लेकिन आपने जिन 2 लोगों की बात की, शरद जोशी की या हरिशंकर प्रताप सिंह, इन्होंने उपन्यास नहीं लिखे, इन्होंने भी व्यंग लिखे अखबारों में 400-500 शब्दों के, या पारसाई जी के 4-5 लिखे कहानी के बराबर, लेकिन उपन्यास इन दोनों व्यंग्यकारों ने नहीं लिखे। फिर आपने क्यों सोचा कि मैं व्यंग, तो आप तो छोटे आर्टिकल अखबारों में लिखते हैं, बहुत लिखते हैं। मेरे 1000 शब्द हो गए, फुटकर मैंने बहुत लिखे, बहुत सारे कॉलम्स मैंने सालों लिखे हैं। इंडिया टुडे में, शुक्रवार की मैगजीन थी उसमें, मैंने दैनिक भास्कर में, दैनिक राजस्थान पत्रिका में मैंने बहुत कॉलम लिखे। और साहित्यिक मैगजीन से जैसे शरद जोशी जी रोज करते थे, हाँ, क्या डेली लिखते मैंने थे, आगे लिखे होंगे। 8-9 साल तक मैंने ये कॉलम रोज के रोज नहीं, मेरे वीकली कॉलम थे। मतलब मैं महीने में 8 कॉलम लिखा करता था, 8-9 साल तक लिखे। मैं बहुत लिखना पड़ता था, खासकर डॉक्टरी करते थे। मैं तो डॉक्टर हूँ, बहुत व्यस्त डॉक्टर हूँ। दोनों तालमेल कैसे बैठता है? तालमेल बैठता, मजा आता है कि दोनों में मुझे आनंद आता है। बेसिकली मैं वही कह रहा हूँ, आपको जिसमें आनंद आता है तो आप तक थकते नहीं। आपको आनंद आता है, डॉक्टर मरीज देख के आता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है। इसलिए पैसे मिल गए, पैसे मिलेंगे, पैसे मिलने में आने का आनंद व्यंग से पैसा आया कि नहीं? व्यंग से पैसा कब अब आने लगा, पहले कभी नहीं आया, कॉलम में आया। व्यंग में सिर्फ आनंद था, और डॉक्टरी में पैसा और आनंद दोनों। क्यों व्यंग लेखक तो मानते हैं कि नंगों के शहर में लॉन्ड्री की दुकान, मतलब आप दुकान खोल लिए, ग्राहक नहीं होंगे कोई, क्योंकि तो नंगों का शहर। पैसे देने में हिंदी प्रकाशक की नानी बनती है। हाँ, तो वो कह रहे आप धीरे धीरे आप इतने पॉपुलर हो गए कि आपको झक मार के अब देना पड़ता है। पर पहली बार मुझे कोई बड़ा पैसा मिला था तो इंडिया टुडे के कॉलम पे मिला, जब उन्होंने मुझे कहा कि आप लिखिए, तो हमने पैसा तो पूछे नहीं उनसे, तैयार हो गए लिखने के लिए। तो उनका पहली बार चेक आया, तो मैंने कई बार ऐसे घुमा के देखा क्या ये तो उस जमाने के हिसाब से आपको एक छोटे से आर्टिकल के 3000 रुपये दे रहा है। आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो आपको लगाया। तो उस जमाने में हिंदी का अखबार आपको 200 रुपये का चेक भेजते तो आप बड़े खुश होते, तो इससे कम से कम पारिश्रमिक तो भेजा नहीं, तो ये भी ना भेजते तो क्या कहते ऐसा। तो हिंदी में पैसा कम है, पर डॉक्टर को पैसा बहुत है। वहाँ डॉक्टर को जो पैसा बहुत है, अगर पैसा बहुत पैसे के पीछे भाग गया तो आप गए, फिर अच्छे डॉक्टर नहीं रह गए। पैसा इज ए बाई प्रोडक्ट, मुझे ऐसा लगता है। आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनिए, पैसा कहीं नहीं गया, आएगा। हम तो कहते बहुत अच्छा लेखक बनिए, पैसा तो आएगा, अंततः पैसा आता है। आखिरी विनोद कुमार शुक्ल जी को अच्छी राइटिंग, अब देखिए ना, आप लोगों को भी सोचिए नहीं, हमें शौक कभी नहीं मिलेगा कि हमें पैसे काफी मिले कई जगह से, अच्छे पैसे मिले और मिल जाते हैं। अब तो फिल्में लोग खरीदने लगे हैं, फिल्म राइट्स मिलने लगे, अभी बन रही है, बन जाता है भी कहीं। फिल्म का माध्यम होता है, पैसे ले लिए आपने, एडवांस पैसे 2-3 फिल्मों के ले लिए हैं। एक फिल्म लिख डाली है, उसका भी शूटिंग पूरी हो गई है और बनी गई है फिल्म, अभी रिलीज होगी। वो मैंने उनके कहने पे लिखी थी, जिन्होंने अरविंद बब्बल नाम के सज्जन ने वो आए थे, मैंने लिखी थी। फिल्म भी लिखी है, मेरे ही उपन्यासों की फिल्म और OTT बन रहे हैं।
और ये एक बड़ा टीम इवेंट है, एक अकेले आदमी पे नहीं होती फिल्म। आप अंततः कैसी बनेगी, वो डायरेक्टर पे, वो एक्टर पर, वो एक्ट्रेस पे, वो टेक्नीशियन पे, वो कैमरामैन कितना अच्छा था, लाइट कैसी थी, रिकॉर्डिंग कैसी हुई, एडिटर ने कैसा किया, सब पे जाके अंततः फिल्म बनी। तो आप लेखक अकेला उसको श्रेय नहीं ले सकता। अपने आइडिया ये भी बन गई है कि रोचक कथा है, एक बड़ी अच्छी कथा है जो मैंने फिल्म लिखी है, एक जयप्रकाश की प्रतिभा करके एक अधेड़ दंपति के बीच की प्रेम कथा है, जो ऑलरेडी शादी के बाद एक दूसरे से चिढ़ने लगे मुझे जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं, ये इस बार जयप्रकाश बंदे का नाम बेचारे का और लड़की का नाम प्रतिभा है। और ये दोनों के बीच में फिर दोबारा केमिस्ट्री कैसे जागती है, जो एक दूसरे को चिढ़ने लगे हैं, जो अपने बच्चों से चिढ़ते हैं, दिन रात आपस में लड़ते रहते हैं, और फिर कैसे होते हैं। बड़े रोचक दिन से कथा लेके आए थे मेरे राशि, एक आइडिया तो उसको मैंने इवॉल्व किया एक स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट राइटिंग में भी है, मजा आना चाहिए। स्क्रिप्ट में तभी लिखा, स्क्रिप्ट में पैसा बहुत मिला गया, हाँ वहाँ लाखों में मामला है, पर आपको मजा आना चाहिए। नहीं मजा आए तो पैसे के लिए मत लिखिए। तो फिल्मों के लिए भी लिखने मजा आ रहा है, बहुत मजा। मेरे को क्यों फिल्म, सर मैं आज आप शायद जिस इंटरव्यू पहली बार नहीं बता रहा हूँ कि अगर मुझे समय मिलता तो मैं फिल्मकार ही होता, शायद मैं बैंकर नहीं होता। जब मैं मेडिकल कॉलेज से निकला था तो मेरा बहुत मन था कि मैं फिल्मों में जाऊँ, और फिल्मों में जाऊँगा तो फिल्म बनाऊँ, ये मेरा मन। और बहुत मेरा फिल्म को देखने का तरीका ही अलग होता था, इसने कैसे शॉट लिया, इसने ये कैसे लिया, इसने टॉप एंगल से क्यों लिया, इस तरह सोचता था। जब मेडिकल में पढ़ता तब भी ट्रेडिशनल फिल्में ऐसे देखता। फिर मैंने फिल्म को लेके बहुत पढ़ा। एक ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी होती थी हमारे यहाँ, उसमें फिल्म मेकिंग पर एक पूरा अलमारी थी, फिल्म मेकिंग के दिग्गजों की 10 बेस्ट स्क्रिप्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह की किताबें थी, साउंड रिकॉर्डिंग, एडिटिंग। वो मैंने पढ़ी जब मैं भोपाल में आ गया जॉब में, तो मेरा बहुत मन था यार कि हाँ यार कभी फिल्म बनाई। आपको ये मन नहीं किया कि डॉक्टरी छोड़कर फिल्म में ही चले जाते हैं? नहीं, मतलब आप वो एक चीज, हर चीज क्या होती है सर, एक होती है हम कई जगह बोलते हैं, एक होती है इच्छा, एक होती है भूख, और एक होती है मुमुक्षा। इच्छा थी हमारी के फिल्म लिखे, फिल्म, और मेरे को आता था, मजा आता, ये पक्का था। पर मेरे को अगर मेरे अंदर वो भूख में भी तब्दील हो जाती, शायद मैं झूठता, वो भूख हल्की हल्की रही। मुमुक्षा का मतलब होता है सर कि जो काम किए बिना आपको लगे कि नहीं काम करूँ तो मर जाऊँ। अच्छा, ये तो करना ही है, ये तो करना ही, उत्कंठा है कि मैं नहीं लिखूंगा तो मर जाऊँ। तो वो इच्छा मेरी लिखने को है, वो है अभी भी, इसी का लिख रहा हूँ। इतने साल में आदमी बैठ जाता है यार ठीक है 50 साल, मैंने 50 साल में लिखते हूँ। मतलब आपको लगता है नहीं लिखेंगे तो मर जाएंगे? हाँ, मैं आदमी अगर एक दिन, जैसे आज मैं यहाँ पे आया हूँ तो अच्छे मैंने काम किया, कलकत्ता में कुछ भाषण चल गया, लोगों से इंटरेक्शन बहुत अच्छा हुआ। पर अगर किसी कारण कुछ कोई करके काम पड़ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, नहीं लिख पाऊँ, तो मुझे लगता है ये मेरे जिंदगी के पन्ना खाई जो निकल गया, आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं। कि मेरे लिए वो मुमुक्षा लिखना, अगर मैं नहीं लिखूं तो वो दिन मेरे को बेचैन कर देता, लगता कि नहीं आज मेरा जीवन व्यर्थ है। आपकी सामान्य दिनचर्या में लिखने के लिए क्या अलग से फिक्स टाइम है कि? नहीं सर, मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे को तो बिल्कुल टाइम ही नहीं इस तरह का। आज भी है, जब मैं मेरा जिन दिनों में बहुत लिखा जिससे मेरा नाम हुआ उस दिनों तो और व्यस्त रहता, पर मेरे अंदर से कोई टाइम नहीं है सर। जब समय मिले लिखना है, मेरे अंदर वो नखरा नहीं है कि मुझे ऐसा वाला होगा, ऐसी लाइट जलेगी, बाहर से कीमोरी होगी, जहाँ बैठा हूँ मेरे पास एक कागज हो, ठीक सा चलता पेन हो, जो पीछे गड़बड़ ना करे, और मैं अपना आइडिया उतार दूंगा अपने उसमें। उपन्यास से मेरी वाइफ कहती है, अब हम दोनों रह गए रिटायरमेंट के बाद, बच्चे बाहर चले गए, मेरी वाइफ कहती है कि तुम वहाँ बैठ जाके लिखोगे तो फिर मैं यहाँ तो अकेले क्या हो रहा है, तो टीवी देखती रहती है, OTT चलते रहते हैं, मैं वहाँ बैठ के लिखता रहता हूँ। क्या मैं तो चल रहा है चलने तो, पर मैं लिख रहा हूँ। तो लिखने का मेरा कोई टाइम नहीं है, मेरे कोई नखरे नहीं है कि अब मैंने फलाना उपन्यास एक डाक बंगले में जाके इतने साल, वो सब के जहाँ जहाँ मौका मिला, जब समय मिला तो मैंने लिखा। आपने जो चर्चित आपके उपन्यास हैं, चाहे वाराणसी, सब ऐसे सब ऐसे ही है, सब
उन समय सबसे प्रिय आपको कौन सा उपन्यास? बहुत कठिन, ये प्रश्न ही कठिन। आप कैसे बोल कि सबसे प्रिय कौन है? हर उपन्यास अलग अलग कारणों से लिखा गया, अलग अलग समय में अलग अलग मानसिकता में लिखा गया। कोई विचार आपके पीछे लगा, वो लगा इसे लिखना है। तो हर उपन्यास मुझे डिफरेंट कारणों से प्रिय है, और उनकी कमजोरी भी समझता हूँ कि इसमें ये चीज रह गई। मतलब आप चाहे मेरा कितना भी प्रसिद्ध उपन्यास हो, खूब लोगों ने तारीफ की हो, मैं जानता हूँ उसकी कमजोरियां क्या है। इसमें जब लिखने के छपने क्या ऐसा तो नहीं है कि व्यंग की वजह से आप पहलू छोड़ दिया आपने कि नहीं फिर व्यंग नहीं बनेगा, तो ये पक्ष नहीं, कभी नहीं। वो मेरी कुछ बल्कि अब मैंने व्यंग उपन्यास कहना ही बंद कर दिया। मुझे ये सलाह श्रीजात शुक्ल ने कहा था तो उसे व्यंग उपन्यास कहते, ये तो उपन्यास है यार। उपन्यास तो पूरे जीवन की बात नहीं तो ये तो आपने व्यंग की भाषा में कह दिया तो व्यंग उपन्यास नहीं होंगे। तो मैंने अपने उपन्यास कह के ही विज्ञापित होते हैं, व्यंग उपन्यास नहीं कहते। और उनको अरे हरि की इतनी भाषा अलग है, हरि को व्यंग उपन्यास कहा नहीं जाता कि व्यंगी व्यंग है। तो मैं व्यंग उपन्यास कहने का मेरा कोई आग्रह नहीं कि मेरे उपन्यास को व्यंग। आपका पूरी दुनिया में जो सबसे प्रिय उपन्यास है जिस भारतीय ने लिखा कौन सा है? बहुत कठिन। मैं व्यंग नहीं। हाँ, मैं जो भी ये भी मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत कठिन है। इंग्लिश में मुझे कैश 22 लगता है, जो और 1984, ये दो नॉवल मुझे ऐसे अद्भुत लगते हैं। हिंदी में मुझे मैला आंचल और गोदान। गोदान में तो व्यंग है लेकिन वो धार्मिकता ज्यादा है। मैं व्यंग के हिसाब से बोल नहीं रहा, जिनसे मैंने सीखा उन उपन्यासों की बात कर रहा हूँ। गोदान मेरे को ये मैला आंचल, आधा सच, झूठा सच, ये सब मैंने जिनसे मैंने सीखा है। मैंने उपन्यास बात कर जो पढ़ के मुझे लगा कि हर एक को इन उपन्यासों को पढ़ना चाहिए। राग दरबारी तो सभी नाम लेती ही है, तो राग दरबारी है। अभी इस समय के मौजूद लेखकों में किससे लगता है कि मुझे ईर्ष्या है, कितना अच्छा लिखता है और मैं नहीं लिख पा रहा, चाहे जिस देश का हो, चाहे मुझे बहुत सारी कवियों से ईर्ष्या होती है। कविता नहीं लिखता और कविता कभी शुरुआत कविता से की थी, पर कविता छूट गई मेरे से। पर मैं मानता हूँ कि कुछ बड़े कवियों की, आप शुक्ल जी की बात कर रहे थे, इनकी गद्य से मैं कभी मुतमईन नहीं हुआ, बल्कि उसके खिलाफ भी मैंने लिखा। दीवार में खिड़की रहती थी, उसके खिलाफ मैंने अपने एक कॉलम में लिखा था कि एक दीवार में ऐसा उपन्यास आप लिखेंगे तो पाठक कहाँ से मिलेंगे। हमने तो ये सोचा था, आज की दुनिया में लगा कि बहुत हमने कहीं बहुत ज्यादा वो हो गए कथा से हटके कुछ मैंने क्या बात करूंगा। ये तब की मेरी सोच थी, मैंने लिखा। और उनकी कविता से मैं अभी भी जितना पढ़ता हूँ या कोई शायर को पढ़ता हूँ, आज मैं गालिब को दोबारा पढ़ूँ, आज मैं इवन जावेद अख्तर की कोई नज्म पढ़ूँ या गुलजार की कुछ नज्म पढ़ूँ, फिल्म गीत छोड़ दीजिए, या फिर फिल्मी गीतों में जो शैलेंद्र है, आनंद बख्शी साहब, इनकी जब गाने सुनता हूँ और उनकी उसमें कविता में जाता हूँ तो मुझे लगता है यार ये कुछ बड़े लोग थे अपने फील्ड के, जिनसे आपको ईर्ष्या इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एडमिरेशन। मैं आपसे ईर्ष्या वैसे कर सकता हूँ, मैं एडमायर करता हूँ, आप जैसा बनना चाहते हैं। अब आप तो मुझे था यार काश में नहीं कि ऐसा गीत लिखा होता कि हाँ आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। ऐसी कोई कृति जिसे आप कोशिश करते हैं बार बार लिखने की, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते हैं, लगता है कमी रह गई और इसको अभी इनकम्प्लीट रह दिया गया? मेरे हर उपन्यास जी, सिर्फ पहले दो उपन्यास छोड़ दूं मैं, नरक यात्रा और वाराणसी, इनको मैंने डायरी में सीधा लिखा और डायरी में ही करेक्शंस लगा के मैंने टाइपिस्ट को दे दिया। तब कंप्यूटर नहीं आए थे, उनको दे दिया और छप गया, और मैंने दे दिया और छप गया और चर्चित हो गए और लोगों ने बड़ा तारीफ की। इसके आगे सारे उपन्यासों को मैंने ये पाया कि नहीं यार, आपको और मेहनत करना चाहिए भाषा शैली और जो आप कह रहे हैं। तो तीसरा उपन्यास जो मैंने लिखा था वो एक पौराणिक उपन्यास था, मरीच का। तो उसमें भाषा पे बहुत जोर था, बहुत सारा बहुत कठिन उपन्यास था, टोटली आपने बनाया था रामायण कालीन समय को लेके, और बहुत सारा कल्पना से भरना था उसको, तो वो डायरेक्टली वैसा नहीं था। तो मैंने उसकी भाषा पे बहुत था कि पौराणिक भाषा होनी चाहिए, तो मैंने उस पर पूरे उपन्यास में 400 पेज का उपन्यास है और मैंने उसे कम से कम 10 बार रिलेट किया, 10 बार। आप काटा लिखा तब तक भी कंप्यूटर नहीं आया, फाड़ के आप बाद में उसको दोबारा करेक्शन लगा के टाइपिस्ट को देते थे, वो नाराज होते
कि सर आपने फिर इसको ठीक कर दिया। फिर पढ़ता तो फिर लगता नहीं है, ये चीज तो बात नहीं आई। तो उसी में काट के उसके बगल में उससे कहता है टाइप ऐसा करो कि हाशिया छोड़ दो बहुत सारे, उस हाशिया में करेक्शन लाइन उसे वापस कर दो। ये चल गया। अब मैं खुद जब करने लगा, कंप्यूटर में खुद करता हूँ टाइप, तो मैं मेरा आखिरी उपन्यास शायद मैंने 12-14 बार रिपीट किया और रिराइट किया हुआ। कभी भाषा से असंतुष्टि लगता है, ये वाक्य क्यों लिख रहे हो यार, इसको छोड़ दो तो काम नहीं चलेगा क्या, इसको छोटा कर दो तो, इसे गायब भी कर दो तो, ये समाज का ये रही ना तो। अब जितनी बार पढ़ते हो उतना आप उससे दूरी बना लो, किसी दूसरे के काम की तरह पढ़ते हो। मोहन राकेश अपनी कहानियों को बार बार काटते थे, आप बार बार काटते हैं, क्योंकि आपको जब तक मजा नहीं आता तब तक ये फाइनली या तो बहुत थक जाओगे यार, 12 बार कर लिया कितना करोगे, अब दोबारा मत देखो यार, तो तुम दोबारा फिर ठीक करने बैठो। ऐसा कुछ चल रहा है जो अभी नहीं आया है लेकिन अभी है पेंडिंग? हाँ, मैं लिख रहा हूँ अभी उपन्यास, मेरा 10वां उपन्यास जो लिखा जा रहा है। नाम नहीं तय हुआ? नहीं, तय नाम हो गया बहुत। ये क्या था? बुंदेलखंड के साधुओं पर। अच्छा, साधु। और बुंदेलखंड के आम जन के बीच में व्याप्त धार्मिक विश्वास, अंधविश्वास, पूजा पाठ, वो और उसके बीच में घुसी हुई ग्रामीण राजनीति, इसको मिला के व्यंग्य ही होगा ये। हाँ, तो व्यंग्य तो अब हम व्यंग्य का हमारा अंदर जो कोर है वो तो व्यंग्य है, हम कहते भी हैं या बोलते भी हैं। भाषण में जब भाषण दे रहे थे वहाँ किसी ने बोला आप व्यंग्य पढ़ेंगे, बाद मैंने कि मेरा सारा व्यंग्य तो हो रहा है, मैं भाषण में बोल रहा हूँ। आखिरी बात देखिए, हमेशा व्यंग्यकार सरकारों के निशाने पर रहने भी चाहिए। अगर उसने सच में व्यंग्य किया है तो किन चीजों पर व्यंग्य करा? आप व्यवस्था पर व्यंग्य करता, व्यवस्था के केंद्र में जो जिम्मेदारी होती है वो सरकारों की होती है, तो सरकार के निशाने पे आने चाहिए व्यंग्यकार। लेकिन यहाँ तो पद्मश्री आपको मिला, तो ये कौन सा निशाना था और आपने कैसा निशाना साधा और कैसा व्यंग्य लिखा? हाँ, देखिए इस पर आपको ये है ना, ये एक आरोप भी है और ये एक रियल सिचुएशन भी है कि वो पढ़ते ही नहीं, पढ़ो तो कभी जिंदगी में ना। अच्छा, पढ़ते तो नहीं मिलता। हाँ, पढ़े तो कभी ना दे। देखिए, जब मुझे पद्मश्री मिल रहा था तो मेरे को वहां से दिल्ली से एक कोई सेक्रेटरी लेवल के आदमी थे जिनको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था, और यहाँ से गए और यहाँ भी सेक्रेटरी लेवल के प्रशंसक थे मेरे, जिन्होंने भोपाल से बड़े लेखक भी हैं, लिखते अच्छा है, तो उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया और मुझसे पूछा फोन करके, सर आपको पद्म विभूषण मिला है क्या? क्योंकि यहाँ आपका नाम पद्मश्री के लिए बात कर रही थी कमेटी, तो हमने कहा पद्म विभूषण मिला है। अरे हमने कहा हमें कौन देगा सर, कैसे बात करते हैं आप? तो उन्होंने कह रहे पद्मश्री तो आपको मिल जाना चाहिए, कब का, इतने बड़े राइटर हैं। तो उन्होंने यहाँ से भेज दिया। दिल्ली में भी इससे हर जगह वही है सर, क्यों मिल गया उसको बता रहा हूँ। दिल्ली में जो प्रधानमंत्री कार्यालय में पहला जाता है नाम के, ऐसा होम मिनिस्ट्री में जाता है या उसी जगह की प्रधानमंत्री कार्यालय के एक सचिव थे जो मेरे भयंकर प्रेमी लेखक, कभी नहीं मिला मेरे को, क्या नाम था, त्यागी कुछ से, और उनको पता चला कि मेरा नाम पद्मश्री उनके पास जाते हुए बड़े वरिष्ठ IAS अधिकारी थे, तो उनके ध्यान से अंडर के लिए इसको मिलना। हाँ, और उन्होंने मेरी किताबें खरीदी और खरीद के और IAS अफसर्स को दी, भाई इसको पढ़ो यार, ये राइटर है, कई लोग नाम आए, इसको मिलना चाहिए, ये तो बहुत अद्भुत राइटर है। ऐसा करके ये संयोग कहलाएगा मिलने का, वरना कोई कौन है जिन्हें पढ़ा वो लोग लेखन की कदर करते, इस बात से नहीं करते कि आपने सरकार के खिलाफ क्या लिखा और क्या नहीं। उन्होंने भेज दिया, उन्होंने मुझे फोन किया, बताया अपना कि मैं त्यागी बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा हूँ, मैंने आपका नाम रिकमेंड किया है सर, आपकी किताबें खरीद के दी हैं, आप बहुत बढ़िया राइटर हैं, तो हमने दिया है। अब देखिए सर, राष्ट्रपति भवन में कोई ना काट हर जगह ऐसा होता है, वहां कट गया तो नहीं कह सकते, वरना आपका नाम है। मैंने कहा धन्यवाद। ऐसा करके उसी समय मैंने एक आर्टिकल लिखा कॉलम में, शुक्रवार मैगजीन आती थी, विष्णु नागर जी उसके संपादक होते थे, तानाशाही के खिलाफ। और उस समय जितने लोग थे वो मोदी जी के खिलाफ हो गए थे, बहुत मोदी जी उस समय थे, तो ये तानाशाही खिलाफ मेरी सावधान नीचे आ गए, ऐसे एक आर्टिकल, और उसमें व्यंग्य था पूरा
विशुद्ध वेद कैसे तानाशाह डेवलप बनता है। तो एक छोटा सा आर्टिकल में इन्होंने क्या खेल किया हमारे विष्णुनागर जी ने, तो उसके बाद एक कार्टून बनाया जिसमें कि मोदी का फोटो छापा और उसको पूरा तानाशाह की वो ड्रेस पहन रखे, ऐसा ऐसा हेड लगाए, आर्मी की पूरी तानाशाह, उसका वो आर्टिकल चला गया। मतलब जो ना भी ध्यान जाए उसको हाँ तो आप तो मरवा देंगे आपको। तो मुझे उन्होंने फोन किया ताकि मैं भाई साहब जरा देखिए, ये अभी तो एक आध महीने रुक जाएंगे, ये पब्लिशिंग निकल जाएगी, ऐसा लिखेंगे तो कैसे होगा, ये तो कटिंग भेज देंगे वो लोग उसको। हाँ तो मैंने कहा मुझे तो पता भी नहीं है, और ये मैंने वास्तव में मोदी के लिए लिखा, मैंने जनरल कभी कभी मैंने कैरिकेचर के तौर पर कभी भी नहीं, किसी व्यक्ति पर नहीं, मैंने हमेशा जो तानाशाही प्रवृत्तियां परत रही हैं सत्ता में उसको लिख रहा हूँ। इतनी हर्डल्स के बाद पब्लिश मिल गया। इसलिए यही है कि कोई पढ़ता है, उस आर्टिकल में किसी ने पढ़ा नहीं, ये भी कहना है कि कभी वापस ले लिया जाएगा। अब तो नहीं, एक बार आपके हाथ में आया तो आपके हाथ में कैसे होता है कि आप वापस कर सकते हो वो किसी गया के विरोध में। ऐसे नहीं, आप हमारे साथ आपने समय दिया, आपने अपनी बातें की, आपसे बात करें बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत